नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे ऐसे ही प्रश्न जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन ए दुगुनी, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी चौथाई, ऑप्शन डी बराबर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें अगर आप जान रहे हैं तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही सोचे थे आप। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा रोग होता है? निकट दृष्टि दोष रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मापन। लघु पतन के समय विद्युत में विद्युत धारा का मापन क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। सही ऑप्शन जो है वह कमेंट में जरूर दें अगर आप जान रहे हैं तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है, बहुत अधिक बाहर जाता है। बहुत अधिक बाहर जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। जो सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है, IR²। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। जो सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पक्षाम्बी मांसपेशियों द्वारा। पक्षाम्बी मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है या बदलता है या परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तत्व या किस का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही है, सही है। 5, एक साधारण फ्रिज में कितने सतह से घिरे रहते हैं? 5, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। कैसा होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। उत्तल, अपतल, समतल या ऑप्शन डी समतल या उत्तल दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बताएं? देखिए, जब प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, समतल दर्पण। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, किस में? समतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में छोटा, अपतल दर्पण में बड़ा। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में। तो चलिए, हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही एकदम बिल्कुल सही आप बताएं। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या? जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी बताइए। एक सामान्य नेत्र है और वह अधिकतम कितनी दूर तक देख सकता है वस्तु को स्पष्ट? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। बहुत दूर तक देख सकते हैं, एक सामान्य आंख बहुत दूर तक देख सकते हैं। अगर पूछता दोस्तों सामान्य नेत्र न्यूनतम कितनी दूर तक देख सकता है? न्यूनतम यानी कि नजदीक यानी कि 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं। आप कोई वस्तु को आंख की ओर सटाइए और नजदीक लाइए, देखिए वो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक आपको साफ साफ दिखाई देगा, और उससे ज़्यादा अधिक आप सटा दीजिएगा तो सफेद धुंधला दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो चलिए, आप समझ गए कि न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी बताइए कमेंट में क्या होगा उसका उत्तर। तो लेंस का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, m पे पावर -1। इस तरह से याद रखिए इसको। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 14 नंबर, अभिक्रिया CuO प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, H2 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयुक्ता क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संयुक्ता 1 होता है। ऑप्शन नंबर, सोडियम की संयुक्ता कितना होता है? 1। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन में क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, CnH2n+2। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, उदासीन विलयन का pH मान होगा। उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा?
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। उदासीन विलयन का पीएच मान होगा 7 के बराबर। 7 के बराबर। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि आपको क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो 7 से अधिक। 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तब क्या बताइएगा, 7 से कम। तो आप याद रखिएगा कि अगर पूछ दिया जाए कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, और अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 18। जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 18। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक होता है। जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन क्या है, कार्बन क्या है। जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कार्बन क्या है, धातु, ओ धातु या उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन है ओ धातु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कार्बन क्या है, ओ धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, CH3COOH। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है, पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है। तो पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है, जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 19। पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितना है, 19। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मुख्यतः वायु गैस है, निम्न में से कौन मुख्यतः वायु गैस है। जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मीथेन, CH4 बिल्कुल सही है, मीथेन CH4 बिल्कुल सही है, वायु गैस है। अगला प्रश्न देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, NaCl, NaCl। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हीलियम, He। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन शून्य वर्ग का तत्व है, हीलियम, He। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
इनमें सभी, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिसने भी सी जवाब दिए उसका बिल्कुल सही है, सी। जो भी सी सोचे थे उसका सही है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ता, पत्ती, पत्ती, पत्ता। अगले प्रश्न की ओर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। जो भी ए सोचे थे उसका बिल्कुल सही है, यकृत। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जल के वहन के लिए, जल के परिवहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है क्या है? जल्दी बताइए ऑक्सीजन क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक हार्मोन। प्रश्न है, एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है। जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक नर हार्मोन है। तो देखिए दोस्तों, आप कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि हमें और उत्साह बढ़े आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाने के लिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकोष्ठ में होते हैं, प्रकोष्ठ में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रागणक। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक गुणों का संदेह होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। जल्दी बताइए क्या होगा। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डीएनए अणुओं में, डीएन अणुओं में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आनुवांशिक जो पाया जाता है वह डीएनए में पाया जाता है, उसी के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है।
जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेंडल को। गैग्रेन जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी सही है। मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिक का पिता। इसने मटर पौधे पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, हाइड्रीला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रीला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं फिर कल।